इमेजिन कीजिए इस तरह से 2 रॉड, है ना? अगर हमारा इस तरह का प्लेन ऑफ द पेपर के अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा था, वैसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो ट्रांसलेट करते, है ना? तो ये हम जानते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएँगे। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएँगे। और इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन ये हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था BLV, है ना? तो वेलोसिटी V है ना? लेंथ जो था रॉड ऑफ द, है ना? रॉड की लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड B, है ना? तो यहाँ पर मैंने दोनों रॉड का लेंथ वैसे भी कंसीडर कर रखा है ना? सेम। तो यहाँ पर इस रॉड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा एज़ वेल एज़ इस रॉड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो सेम टू सेम वही BLV। तो ऐसा सिचुएशन में अगर मान लो मैं इन दोनों वायर को अगर जोड़ दूँ ऐसे करके, है ना? ऊपर जोड़ दिया, है ना? एज़ वेल एज़ नीचे भी जोड़ दिया, है ना? इस तरह से। अब देखो ये तो सेम पॉजिटिव पोटेंशियल वाला सिचुएशन हो गया और ये नेगेटिव पोटेंशियल वाला सेम सिचुएशन हो गया। तो ऐसे केस में हमारा जो इफेक्ट है कुछ इस तरह का, 2 बैटरीज़, है ना? ऐसे कनेक्ट कर रखा है हम लोगों ने, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस ही अगर 1.5 वोल्ट इस तरह का है। मैंने यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया और इसको भी यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये क्या हो गया? ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बैटरीज़ हो गया। तो ऐसे बैटरी को पैरेलल कंबाइन करने पर क्या कोई तुम्हारा, है ना, करंट फ्लो होता था क्या? नहीं होता था। जब तक कि तुम्हारा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, कुछ ना कुछ डेवलप नहीं होगा तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक, है ना, या इस वायर से यहाँ तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा बिकॉज़ इस बैटरी और यहाँ से भी नहीं होगा बिकॉज़ सर्किट तो कंप्लीट है। बट रीज़न क्या है? रीज़न ये था कि हमारा जो है, यहाँ का और यहाँ के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, नीचे की तरफ भी यहाँ और यहाँ भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था। तो दैट्स व्हाई दिस केस बिल्कुल इसकी तरह से होगा, है ना? तो ये रॉड अगर मैग्नेटिक फील्ड में है तो यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस जो V डेवलप होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी डेवलप होगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ से इस तरह का किसी तरह का कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन इमेजिन करो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ अप टू दिस रीजन, सिर्फ यहाँ तक ही। है ना? और ये रॉड मान लो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। अब तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया? एक लूप टाइप का, है ना? अब यहाँ इमेजिन करो अगर ये पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है तो यहाँ पर किसी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं रहेगा, बट यहाँ तो रहेगा। तो बताओ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, देखोगे तो दिस हैव नो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि ये मान लो 0 पोटेंशियल पे था और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है बिकॉज़ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट था। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, मतलब 0 पोटेंशियल की तरफ। ये रॉड का कोई चार्ज यहाँ पे नहीं था कुछ भी, तो इसका 0 पोटेंशियल हम कंसीडर अगर कर लें, तो यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था, तो पॉजिटिव से 0 पोटेंशियल की तरफ, है ना? बट यहाँ तो नेगेटिव पोटेंशियल था, है ना? और यहाँ 0 है, तो 0 इज़ ग्रेटर एंड नेगेटिव इज़ स्मॉलर, तो फिर 0 से नेगेटिव की ओर इस तरह का करंट फ्लो होता रहेगा, है ना? तो ये जो इफेक्ट है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, है ना? कि यहाँ पर अगर हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और इस तरह से अगर ये लूप हम ऐसा कंप्लीट कर दें, बट उसमें हम कंसीडर ये कर रहे हैं कि ये जो बाकी का पोर्शन है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर होना चाहिए, ताकि इसके अक्रॉस किसी तरह का कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना डेवलप हो, है ना? तो इन दैट सिनेरियो आपका जो करंट है ना? वो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना? इस तरह से क्लॉकवाइज़ फ्लो करता रहेगा, है ना? इस तरह से। तो ये जो आइडिया है, ये तो हम लोगों ने जो लॉरेंट फ़ोर्स के कांसेप्ट में उसी से हमने समझ रखा है कि भाई यहाँ पे हाई पोटेंशियल और यहाँ पे लो पोटेंशियल रहेगा, हेंस यहाँ पर। लेकिन इसी आइडिया को फैराडे ने एक दूसरे नज़रिए से देखा था और वो आइडिया क्या था? वो था फ्लक्स का आइडिया, है ना? फ्लक्स का आइडिया या मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम कहते हैं, है ना? व्हाट इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेलिंग और नहीं करूँगा। तो सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स B इज़ इक्वल टू, है ना? इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर। याद आ गया कौन-सा कांसेप्ट था ये? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ रिप्रेजेंटेड एज़ मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, जिसमें अगर डॉट प्रोडक्ट है, तो फिर फ्लक्स की मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना? BA cos थीटा। एंड व्हाट इज़ दिस थीटा? दिस थीटा इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड ए। और इसको अगर एरिया के कांसेप्ट से अगर रिप्रेजेंट करेंगे, तो कुछ इस तरह का कांसेप्ट हो रहा है। जैसे मान लो एक प्लेन मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया, है ना? ये हो गया एंड सपोज़ दिस इज़ द एरिया वेक्टर, है ना? दिस इज़ आवर एरिया वेक्टर। सपोज़ दिस इज़ आवर एरिया वेक्टर एंड सपोज़ मैग्नेटिक फील्ड इज़ मूविंग आउट ऑफ द प्लेन in this way, है ना? This is how the magnetic field is interacting with the plane. And suppose this is making an angle theta with the area vector. इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर कंपोनेंट बनाओगे तो आपको पता है एक मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बनेगा प्लेन के पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट बनेगा एक प्लेन के परपेंडिकुलर, है ना? तो दिस कंपोनेंट विल बी पैरेलल, है ना?
which is plane के parallel है, तो this is your b sin theta and this component will be b perpendicular which is equal to b cos theta, है ना। अब देख लो हम लोग, है ना, ये फिगर हम काफी फेमिलियर है पहले से ही, और हम अच्छी तरह से बोल सकते हैं कि जो बी पैरेलल है, बी साइन थीटा है, उसके कारण एक्चुअली टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो, क्योंकि सारा का सारा फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ये बी पैरेलल वाले हैं या बी साइन थीटा है, वो हमारे प्लेन के पैरेलल चला जाएगा, तो नेट फ्लक्स जो इंटरेक्ट करेगा इस लूप के साथ दैट विल बी जीरो, और जो पूरा पूरा जो इंटरेक्ट कर रहा है वो है बी परपेंडिकुलर, जो कि क्या था, बी cos थीटा, तो दैट्स व्हाई द मैग्नेटिक फ्लक्स इन मैग्नीट्यूड इज बी इनटू ए cos थीटा, या बी ए cos थीटा जो हम लिखते थे, है ना, और इसलिए इसको रिप्रेजेंट करते थे इस तरह से बी डॉट ए। आई होप ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो देखिए, ये इस तरह का कोई अगर हमारा लूप है और उस लूप के अक्रॉस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से एक जनरल एंगल थीटा पे इंटरेक्ट करता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी बी डॉट ए, बस ये हमको लिखना है। एंड इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नीट्यूड बी ए cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर, है ना, रिलेशन था। तो देखो फ्लक्स ने जो सॉरी फेराडे ने जो था, इसी फ्लक्स के आइडिया पे हम लोगों को कहा था, और उसने क्या कहा था वो भी सही है। उसने ये कहा था, देखो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंटरेक्ट हो रहा है ना, लूप के साथ, देखो ये पूरा लूप इस तरह से है, और इसमें देखोगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो था, है ना, तो उसने ये कहा था कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, या ये बोलिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर ये समय के साथ चेंज होता है ना, देन वी विल हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, है ना, इन द लूप, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग, है ना, क्या था कि अगर, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स जो लूप के साथ एसोसिएट है, अगर वो चेंज होता है ना, देन वी विल हैव एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स में, है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। कैसे हो रहा है, लूप अगर हम खींच के बाहर निकाल रहे हैं, तो आप देख रहे हो एरिया जो वेक्टर है या मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया जो ये रिड्यूस हो रहा है, एरिया के रिड्यूस होने से, है ना, थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बी में चेंज हो रहा है, बट एरिया चेंज हो रहा है, यस एरिया चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर एरिया के चेंज होने से हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, यस, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स वी विल हैव ए इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये फेराडे का स्टेटमेंट था। बोलिए, समझ में आया, है ना। यही स्टेटमेंट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक आइडिया है, जो हम अभी यहाँ पे कंटिन्यू करने आगे जा रहे हैं। चेंज ऑफ एरिया के फॉर्मेट में जब हम इस चीज को पढ़ेंगे, है ना, या फ्लक्स के फॉर्मेट में, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, इट इज एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलो ये सारी चीजें जो है अब डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू Faraday's law, the induced EMF, है ना, the magnitude of induced EMF is directly proportional to, है ना, rate of change of magnetic flux. The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. ये उसने कहा था, या इसको मैथमेटिकली आप ऐसे ही बोल सकते हो, है ना। अकॉर्डिंग टू फेराडे, whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit, there induces an EMF in the circuit, and the rate of change in magnetic flux is equal to the induced EMF. Hence, the induced EMF is, है ना, rate of change of magnetic flux, so d phi by dt ये, and a negative sign to show that induced EMF opposes the change in flux, है ना, ये चीज। तो ये आपके मॉड्यूल में ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो इसको मैं ज्यादा यहाँ पे और डिटेल में इसको और नहीं और लिखा दे रहा हूँ, है ना। ये चीज सिंपल इतना ही था, फेराडे ने बस इतना ही चीज हम लोगों को कहा था। अब नेक्स्ट आता है फेराडे लेंजेस लॉ, है ना, ये स्टेटमेंट आपके लिए जरूरी है, इसको लिख दे रहा हूँ। फेराडे लेंजेस लॉ, या सिंपली लेंजेस लॉ बोल देते हैं, लेंजेस लॉ। और लेंजेस लॉ का जो आइडिया था, ये इन अकॉर्डेंस विद एनर्जी कंजर्वेशन भी आप बोल सकते हो, है ना, क्योंकि उसी ने एनर्जी कंजर्वेशन के आइडिया को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था। तो देखिए, लेंजेस लॉ ने हम लोग को क्या स्टेटमेंट दिया था, तो लेंजेस लॉ ने हम लोग को ये कहा था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, है ना। तो सुन लिया, ये नोट्स में भी है आपको, है ना, इसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, अब फिगर से दिखा रहा हूँ। The direction of induced current is such that it opposes the cause that produces it, है ना। तो चलो, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जरा यहाँ पे जरा चेक करके देख लें, यहाँ पे सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। देखो, मैं इस लूप को खींच के बाहर निकाल रहा हूँ, है ना, एक कांस्टेंट स्पीड, है ना, से हम इसको खींच के बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो, इस लूप को अगर मैं खींच के बाहर निकालूंगा, है ना, तो यहाँ पे जो इमीडिएट मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनेगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी इंटू ए कॉस ऑफ 0 डिग्री। देखो लूप अगर ऐसा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में
एरिया वेक्टर जो लूप का है या तो पैरेलल बोलोगे या तो एंटी पैरेलल, है ना? तो एंगल या तो 0 डिग्री होगा या तो 180 डिग्री होगा। साफ दिख रहा है तुम्हारा फिगर, है ना? तो इसीलिए हमारा यहाँ पर, क्योंकि करंट अगर क्लॉकवाइज घूम गया तो फिर एरिया वेक्टर जो है लूप के डायरेक्शन में हो जाएगा, और अगर करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो एरिया वेक्टर जो है लूप के ऑपोजिट लूप सॉरी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के ऑपोजिट आ जाएगा, है ना? तो यहाँ पर इसलिए cos 0 डिग्री या 180 डिग्री, जो कि दोनों प्लस एंड माइनस 1 होता है, तो इसलिए मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स को कंसीडर कर रहा हूँ। अब चलो यहाँ पे ऐसा देखो, फैराडे लेंजस लॉ के अकॉर्डिंग देखो, है ना? देखो हमारा जब मैं लूप को, है ना, बाहर खींच रहा था, फ्लक्स क्या हो रहा था? रिड्यूस हो रहा था। फ्लक्स रिड्यूस कैसे हुआ? एरिया के रिडक्शन से हुआ, है ना? तो देखो अगर ये एरिया रिड्यूस हो रहा है ना, तो फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। लेकिन फैराडे लेंजस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट, है ना? यानी कि कॉज क्या है? देखो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कब प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ कब डेवलप होगा? व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना? और मैग्नेटिक फ्लक्स जब आए, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज रहेगा, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन देयर विल हैव इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा तो ऑब्वियसली इंड्यूस्ड करंट भी रहेगा। तो इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन वो कैसा होना चाहिए, है ना? दैट इट शुड अपोज द कॉज, है ना? अब यहाँ पे कॉज क्या है? तो कॉज था एरिया का घटना, है ना? आप खींच के बाहर निकालो तो जो लूप का एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो तो घट रहा है ना? तो घटते हुए एरिया को आपको अपोज करना है। अब देखो घटते हुए एरिया को भला आप कैसे अपोज कर सकते हो, है ना? क्या घटे हुए एरिया को क्या हम इस तरह से अपोज कर सकते हैं कि भाई एरिया को बढ़ा दो, इस लूप को और चौड़ा कर दो? ये तो हम नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, देखो ए फ्लक्स की वैल्यू जो घट रही थी उसको हम बढ़ा सकते हैं वापस। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा दो, है ना? अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैसे बढ़ाओगे, है ना? तो देखो ये जो बी है ना, ये था एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से मौजूद था। लेकिन इस लूप में अगर करंट दौड़ेगा, इस लूप में अगर करंट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, तो उसका भी तो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पहले से जो मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है उसके साथ क्या करेगा? या तो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करेगा, है ना? और कंस्ट्रक्टिवली इंटरेक्ट करने का मतलब कैसा होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ, है ना? देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ठीक है? अब देखो यहाँ पर वही चीज हो रहा है, हमारा फ्लक्स जो है वो रिड्यूस हो रहा था बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन एरिया, है ना? तो मैं एक काम करूंगा, या लेंज ने ये कहा था कि हमको फिर एक काम करना है, इस फ्लक्स को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएं? वापस बी को बढ़ाओ, क्योंकि ए रिड्यूस हो रहा है, तो बी को बढ़ाओगे तो वापस फ्लक्स अपना क्या होगा? इनर्शियल वैल्यू पे आ जाएगा या इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगा, ऐसा टाइप, है ना? इस तरह का आइडिया। तो दैट्स व्हाई, है ना, इस घटते हुए एरिया के कारण, है ना, हमको बी को बढ़ाना है। और बी को बढ़ाने का मतलब हुआ कि ओरिजिनली जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा पहले से प्रेजेंट था, उसी के डायरेक्शन में अगर हमारा ये बी डैश जो इंड्यूस करंट के कारण निकल रहा है वो भी अगर हमको मिल जाए सी डायरेक्शन में, तो बी प्लस बी डैश मिलकर के इस रीजन पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, दैट विल नाउ, है ना, विल बी ग्रेटर। तो बी और बी डैश मिल करके अगर इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर वो एनहांस हो गया या बिगर हो गया, तो एरिया घट रहा है, तो फिर बी हमारा बढ़ रहा है। तो इन दैट सिनेरियो जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा? वो इंटैक्ट रहेगा या कोशिश करेगा इंटैक्ट रहने के लिए, है ना? या अपने इनर्शियल वैल्यू को इंटैक्ट रखने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये केस एक्चुअली लेंज का स्टेटमेंट था। तो देखो अब अगर बी डैश जो मैग्नेटिक फील्ड हमने कहा है वो बिकॉज ऑफ दिस लूप में इंड्यूस्ड करंट के कारण है, अब तुम लोग खुद बताओ तो मैग्नेटिक फील्ड तो पढ़ चुके हो। अगर ये बेडेस अगर कॉपी के अंदर जा रहा है तो इसमें इंड्यूस करंट कैसा होना चाहिए? तो देखो लूप ऐसा था, तो राइट हैंड कर्ल रूल जो मैंने समझाया था, है ना? अगर उस राइट हैंड कर्ल रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या सिखाया था? तो राइट हैंड कर्ल रूल के अकॉर्डिंग मैंने सिखाया था कि अगर करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो कर रहा है, ऐसे स्ट्रेट वायर में फ्लो कर रहा है, तो थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे एंड फोर फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर लूप में अगर करंट फ्लो करता है, करंट अगर लूप में फ्लो करता था लूप में, तो मैंने कहा था कि फोर फिंगर को लूप के करंट के डायरेक्शन में रख लो एंड देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना? यहाँ पर वही चीज है। तो यहाँ पर देख लो बी डैश जो है वो किसका मैग्नेटिक फील्ड है? इंड्यूस करंट का। तो बी डैश जो है मैग्नेटिक फील्ड है, तो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ थंब। तो थंब को आप ले लो नीचे की तरफ कर दो, तो करंट का डायरेक्शन कैसा दिखा रहा है? तो करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, थोड़ा दिख पा रहे हो? एंटी मतलब करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाएगा। तो ये क्लॉकवाइज। सो ये स्टेटमेंट था आपका लेंज का। तो देखो, तो देखो लेंजस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, अब की बार हमारा लूप जो है हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुसेड़ रहे हैं, है ना? हम इसको अंदर ठेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर हम इसको अंदर की तरफ पुश कर रहे हैं, है ना, तो इन दैट केस हमारा एरिया फिर से क्या हो जाएगा? जो मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जो एरिया के साथ लूप का इंटरेक्ट कर रहा है, जो लूप एरिया के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा।
यानी कि फ्लक्स को मुझे घटाना है भाई, है ना? तो फ्लक्स को कैसे घटाऊं? बी को घटा दो, है ना? बी को कैसे घटाएं? तो बी तो ओरिजिनली हमारा कॉपी के अंदर था। तो अगर किसी तरह से इंड्यूस्ड करंट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऑपोजिट हो जाए, बी डैश, इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड, है ना? तो इंड्यूस्ड करंट जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो बी डैश है, अगर ये ऑपोजिट निकल जाए ऐसा, है ना? अब बताओ तुम्हारा, जब हम लूप को अंदर की तरफ पुश कर रहे थे उस सिनेरियो में, है ना, जो इफेक्टिव फ्लक्स था वो बढ़ रहा था बिकॉज ऑफ इंक्रीमेंट इन एरिया, है ना, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। तो अगर ये एरिया बढ़ता है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो फ्लक्स भी बढ़ेगा क्योंकि बी तो कांस्टेंट था इनिशियली। लेकिन अगर हमको ये फ्लक्स को रिड्यूस करना है क्योंकि हमारा एरिया बढ़ रहा था, है ना, तो हम बी को क्या करेंगे? घटाने की कोशिश करेंगे। तो बी को कैसे घटाएंगे? तो देखो, ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के अंदर था, लेकिन हमारा मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड जो अगर कॉपी से बाहर निकल जाए, तो दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से इस जगह पे या इस रीजन पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब बताओ, ये बीडस का अगर मैग्नेटिक फील्ड जो कॉपी से बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, है ना? तो ये हो जाना चाहिए आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये इफेक्ट, बोलो आया समझ में? अब इसी को हम अपना जो है फैराडे लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, हम अगर लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या था देखो। तो ये लॉरेंस फोर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कंसेप्ट था कि ये रॉड था एक, है ना, इस तरह से एक रॉड एज्यूम करके देखो, इस तरह से एक रॉड एज्यूम करके देखो। तो ये इफेक्ट में तो हम साफ, इस इफेक्ट में तो हमको साफ पता है, इस रॉड को अगर हम ट्रांसलेट करते थे राइट साइड में, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल, एनहांस करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा। जब ऑपोजिट जाता है ना, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को नीचे फोर्स मिलेगा और नेगेटिव चार्ज को ऊपर फोर्स मिलेगा। तो दिस विल बी पॉजिटिव नाउ एंड दिस एंड विल बी नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो करंट तो ऐसे ही ना फ्लो करेगा, है ना? तो ये चीज था एक्चुअली, है ना? तो देख लो, यही आइडिया जो हम लोग को लॉरेंस ने दे रखा था, है ना, तो उसको फैराडे लेंस ने भी अपने तरीके से दिया था। बोलो समझ में आ गया सबको आइडिया, है ना? तो ध्यान से फिर से, है ना, व्हाट इज लेंजेस लॉ? तो लेंजेस लॉ का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज, है ना, दैट प्रोड्यूसेस इट। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत लोग इसको गलती से मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं बोलते हैं, लेकिन इन्हीं दो एग्जांपल से देखो आपको समझ में आ गया, है ना? इस एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड को, है ना, एनहेंसमेंट मिला, जबकि इस एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड को अगर देखा जाए हमने अपोज किया, है ना? तो ओनली अपोज ही केस नहीं होता है, एनहेंस भी होता है ना, एड अप भी होता है। ठीक है, शेड्यूल का भी उसको देख, रॉड का लेंथ को हमने एल कंसिडर किया है, और ये जो वेरिएबल लेंथ जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप का पोर्शन है ना, इसको हम लोगों ने एक्स कंसिडर किया है। यानी कि एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ? सो मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी इनटू एरिया की जगह पे मैं लिख सकता हूँ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, एलएक्स, और सिंगल टर्न था तो इसलिए ये वन एन की जरूरत नहीं है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू, हेंस फ्लक्स इज इक्वल टू बी एल एक्स, ये आ गया। अब बताओ हमारा अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, है ना, माइनस साइन छोड़ के मैं लिख रहा हूँ, इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, है ना, क्या था? इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अगर करेंगे तो बी और एल तो कांस्टेंट है, फिगर देख लो ध्यान से, बी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है ना? क्या चेंज हो रहा है? एक्स चेंज हो रहा है, यानी कि दिस इज सिंपली dx by dt, ये टर्म रह जाएगा। अब dx by dt जो टर्म है ये क्या चीज है ना? तो dx by dt तो भैया हमारा वेलोसिटी है, तो देयरफॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैग्नीट्यूड हो गया BLV, आया वही वैल्यू, है ना? तो देखो यहाँ पे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कह रहे हैं, और इससे पहले जब हम लोगों ने लॉरेंस फोर्स देखा था उसमें हम लोगों ने इसको कहा था पोटेंशियल डिफरेंस, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं।